गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने कार्बोक्सिलिक अम्ल को पढ़ना शुरू किया था। उस वीडियो में हमने कार्बोक्सिलिक अम्लों का सामान्य परिचय, IUPAC और साधारण नामकरण पढ़ लिए थे। कुछ मुख्य कार्बोक्सिलिक अम्लों की संरचना और उनके नाम हमने देखे थे, जिनमें डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। आज हम पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक अम्लों के निर्माण की विधियां, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधियां। कार्बोक्सिलिक अम्लों के बनाने की जो विधियां हैं वो ज़्यादातर विधियां हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसलिए पढ़ने में थोड़ी आसानी होगी। सबसे पहली विधि है एल्केन नाइट्राइल RCN के जल अपघटन से, यानी कि एल्किल साइनाइड जो होते हैं, साइनाइड जो यौगिक होते हैं, उनका जल अपघटन जब करते हैं तो हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं। RCN का अम्लीय या क्षारीय जल अपघटन करने पर एल्केनोइक अम्ल प्राप्त होते हैं। ये कोई साइनाइड यौगिक है जिसका सामान्य सूत्र हमने लिख रखा है RCN। इसमें जो ये साइनाइड समूह है, इसका ही जल अपघटन होता है, जो सीधा किस में परिवर्तित हो जाता है, COOH में। ये ध्यान में रखना है, मैं पहले भी ये बात समझा चुका हूँ कि जब साइनाइड का पूर्ण जल अपघटन होता है तो 2 जल के अणु काम में आते हैं और साइनाइड समूह किस में परिवर्तित हो जाता है, COOH में परिवर्तित हो जाता है। अम्लीय जल अपघटन की क्रियाविधि अलग होती है, क्षारीय जल अपघटन की क्रियाविधि अलग होती है। इसलिए हम संयुक्त रूप से अपने ही तरीके से इस जल अपघटन को देखते हैं। पहले भी मैं इसको समझा चुका हूँ। हमें पता है कि कार्बन नाइट्रोजन के बीच त्रिबंध होता है। जब इसमें जल अपघटन होगा तो पहले इस बंध का जल अपघटन करवाते हैं, तो जल का हाइड्रोजन नाइट्रोजन के पास जाएगा और OH कार्बन के साथ जुड़ेगा। तो देखिए क्या हुआ, RCOH, कार्बन नाइट्रोजन के बीच द्विबंध बचा, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ गया। ठीक है, एक जल का अणु यहाँ काम में आ गया। अब हम क्या कहते हैं कि जल का दूसरा अणु आएगा और उस दूसरे पाई बंध का जल अपघटन करेगा, तो हाइड्रोजन मिलेगा नाइट्रोजन को और कार्बन को मिलेगा OH। ठीक है, तो ये हुआ, कार्बन नाइट्रोजन के बीच एक बंध बचा, ये हो गया NH2। एक कार्बन पे 2 OH समूह अस्थायी होते हैं, इसलिए इसमें थोड़ा सा हम क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं, पुनर्व्यवस्था होती है बंधों की। ऑक्सीजन और कार्बन के बीच एक बंध और बनता है, यानी कि ऑक्सीजन अपने लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन के बीच में डालता है, तो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में एक बंध और बन जाता है। कार्बन अपने 4 बंध ही रखने के लिए इस बंध के इलेक्ट्रॉनों को नाइट्रोजन को देता है। नाइट्रोजन को कहता है भाई ये बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन ले जा और यहाँ से जा, क्योंकि मैंने ऑक्सीजन से द्विबंध बना लिया है। ऑक्सीजन ने कार्बन के साथ ही दोनों बंध बना लिए, तो ऑक्सीजन ने इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को छीन कर इसे भगा देता है। तो देखिए क्या हुआ, यहाँ से NH2 निकला किस में, माइनस में, और यहाँ से H निकला किस में, प्लस में। और क्या परिवर्तन हुआ, ये कार्बन के साथ OH जुड़ा हुआ था पहले से ही और ऑक्सीजन के साथ द्विबंध बना लिया, ये बंध टूट गया। NH2 माइनस इस H प्लस के साथ जुड़कर क्या बना लेता है, NH3। और ये क्या है, देखिए RCOOH, कार्बोक्सिलिक अम्ल। इस तरह से हम इस जल अपघटन को समझ सकते हैं। तरीका एक ही है, क्रियाविधि वैसे ही काल्पनिक होती हैं सभी तरह की, एक हमने भी अपने तरीके से बना ली। इससे समझना आसान होगा, क्योंकि क्रियाविधि आपके सिलेबस में नहीं है। जब आप कॉलेज में जाओगे तो वहाँ आपको सिस्टमेटिक तरीके से अम्लीय जल अपघटन और क्षारीय जल अपघटन की क्रियाविधि तरीके से समझाई जाएगी। ये सिर्फ हमें याद करने का तरीका है कि CN COOH में कैसे परिवर्तित हुआ और 2 जल के अणु कैसे काम में आए। ठीक है, और बाई प्रोडक्ट के रूप में अमोनिया कैसे निकला। इससे संबंधित एक प्रश्न यहाँ देखो इस तरह से पूछा जा सकता है। पहले तो आपको ये एल्किल साइनाइड बनवा सकता है, पहली अभिक्रिया में
ए यानी कि ये साइनाइड बनाओ और फिर उस साइनाइड का पूर्ण जल अपघटन करो और बी और सी लिखो। इस तरह से एक सीक्वेंस में ये अभिक्रियाएं इस तरह से पूछी जाती हैं, क्योंकि एल्किल साइनाइड के निर्माण की विधि हम आगे भी पढ़ेंगे और पहले भी एल्किल हैलाइडों से पढ़ चुके हैं। जब एल्किल हैलाइडों की क्रिया पोटेशियम साइनाइड से करवाते हैं तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, यानी कि एल्किल हैलाइड का हैलोजन परमाणु पोटेशियम साइनाइड के CN समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। ये क्या बन गया, CH3CN। अब इसका पूर्ण जल अपघटन करवाया तो CN किस में परिवर्तित हो गया, COH में, और ये नाइट्रोजन किस में परिवर्तित हो गया, NH3 में। तो इस तरह के सवाल हैं जो दो अभिक्रियाओं को जोड़कर बनाए जाते हैं, पीछे के पार्ट की या आगे के पार्ट की अभिक्रियाओं को ऐड कर दिया जाता है, एक सीक्वेंस में फिर बना दिया जाता है। इस तरह की परीक्षाओं में भी ये सवाल पूछे जाते हैं। दूसरी विधि है कार्बोक्सिलिक अम्लों के निर्माण की, वो है प्राथमिक एल्कोहलों अथवा एल्डिहाइडों के ऑक्सीकरण से। ये भी हम देख चुके हैं, कई बार करवा चुके हैं। जब यहाँ एक उदाहरण लिया है मेथेनॉल का, प्राथमिक एल्कोहल है, मेथेनॉल को हम प्राथमिक एल्कोहल भी मान सकते हैं, वरना ये तो अपने अलग ही कैटेगरी रखता है, मेथेनॉल के बाद शुरू होते हैं प्राथमिक एल्कोहल। तो मेथेनॉल का ऑक्सीकरण करवाया तो वो किस में बदल गया, फार्मेल्डिहाइड में, और फार्मेल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करवाया तो वो किस में बदल गया, फॉर्मिक अम्ल में। इसलिए यहाँ लिखा है या तो प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण करवा दो या फिर एल्डिहाइड का करवा दो। एल्डिहाइड में CHO समूह किस में परिवर्तित हो जाता है, COH में, और एल्कोहलों में CH2OH समूह किस में परिवर्तित हो जाता है, CHO में। यहाँ देखिए क्या है, CH3OH है, मैं इसको इस तरह से लिख दूं, CH3OH, एक हाइड्रोजन अलग लिख दिया। तो प्राथमिक एल्कोहलों में हम बार बार बात कर रहे हैं, हमने CHO का अपचयन देखा था कि CHO का अपचयन किस में होता है, CH2OH में होता है। CHO यानी कि एल्डिहाइड का अपचयन किस में होता है, CH2OH में होता है, और CO का अपचयन किस में होता है, CHOH में होता है। तो ये बात हम पहले कर चुके थे। CHO का अपचयन CH2OH में होता है। तो अगर इस अभिक्रिया को उल्टा देखें, यानी कि CH2OH का ऑक्सीकरण किस में होगा, फिर CHO में होगा। तो यहाँ देखिए, ये है CH3OH, इसमें से हमने CH2OH अलग लिख दिया और इस हाइड्रोजन को अलग दिखा दिया, ये कार्बन के साथ ही जुड़ा हुआ है, यानी कि CH2OH किस में परिवर्तित होगा, CHO में, और इस कार्बन के साथ कौन जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन। तो ये क्या हो गया, HCHO, फार्मेल्डिहाइड। ठीक है ना। अभी इसमें देखो, ये है एथेनॉल, इसमें ये CH2OH किस में परिवर्तित हो जाएगा, CHO में, जब इसका ऑक्सीकरण करवाएंगे। ऑक्सीकारक के रूप में अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट या फिर पोटेशियम परमैंगनेट, ये अम्लीय भी ले सकते हैं, क्षारीय भी ले सकते हैं, और उदासीन भी चलेगा। तो इसमें CH2OH CHO में परिवर्तित हो गया, लेकिन यहाँ काम नहीं बना, इसका और आगे ऑक्सीकरण करवाना पड़ेगा। हमें पता है एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करवाते हैं तो CHO किस में परिवर्तित हो जाता है, COH में। तीसरी विधि है कार्बोक्सिलिक अम्लों के निर्माण की, वो है ट्राई हैलोजन व्युत्पन्नों के जल अपघटन से। और ट्राई हैलोजन जो व्युत्पन्न है वो कैसे होने चाहिए, एक ही कार्बन पे तीनों हैलोजन परमाणु होने चाहिए। तो इसीलिए लिखा है 111 ट्राई हैलोजन व्युत्पन्नों के जल अपघटन से। और याद कीजिए, ये अभिक्रिया भी हमने पढ़ी थी, कब, जब हमने क्लोरोफॉर्म ब्रोमोफॉर्म पढ़े थे, तो वहाँ ये अभिक्रियाएँ आई थी। ऐसा ही एक उदाहरण है 111 ट्राई क्लोरोएथेन। क्लोरेल याद है, ये वही है, क्लोरेल है, साधारण नाम होता है क्लोरेल तो, लेकिन इसका IUPAC नाम है यहाँ पे 111 ट्राई क्लोरोएथेन। एक ही कार्बन पे तीनों Cl परमाणु हैं और इसका जल अपघटन करवा रहे हैं किसकी उपस्थिति में, जलीय KOH की उपस्थिति में। जितने Cl हैं उतने ही पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेने पड़ेंगे। तो 3 Cl हैं तो कितने KOH काम में लिए, 3 KOH काम में लिए। OH समूह Cl आयन को प्रतिस्थापित कर देता है, यानी कि सीधा कहें तो OH Cl को प्रतिस्थापित कर देता है और 3 Cl की जगह 3 OH आ जाते हैं
और ये Cl 3K के साथ जुड़कर बाई प्रोडक्ट KCl का निर्माण कर लेते हैं और ये एक मध्यवर्ती उत्पाद बनता है जिसमें एक कार्बन के ऊपर 3 OH समूह उपस्थित होते हैं। ये अस्थायी होता है, एक कार्बन पे 2 OH अस्थायी होते हैं, यहाँ तो 3 है। इसलिए यहाँ से क्या होगा, एक जल के अणु का निष्कासन होगा। कार्बन से जुड़ा एक OH समूह और ऑक्सीजन से जुड़ा दूसरे समूह के ऑक्सीजन से जुड़ा H यहाँ से प्रतिस्थापित होंगे। कार्बन से OH निकलेगा, ऑक्सीजन से H निकला, यानी कि जल का अणु बाहर हुआ तो कार्बन की यहाँ संयोजकता खाली हुई, ऑक्सीजन की संयोजकता खाली हुई, कार्बन ऑक्सीजन ने एक बंद और बना लिया। ये हो गया C डबल बॉन्ड O OH, एक कार्बन जिससे एक ऑक्सीजन द्विबंध से और उसी कार्बन से एक OH जुड़ा हो, COH समूह होता है, कार्बोक्सिलिक समूह होता है, यानी कि किसका निर्माण हो गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण हो गया। बड़ी ही आसान सी अभिक्रिया है और परीक्षा में भी पूछी जाती है, महत्वपूर्ण है। कार्बोक्सिलिक अम्लों के निर्माण की चौथी विधि है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्लों का निर्माण। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का सामान्य सूत्र होता है RMgX। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की CO2 से अभिक्रिया करने पर एक योगोत्पाद प्राप्त होगा। उस योगोत्पाद का जल अपघटन करने पर एल्केनोइक अम्ल बनते हैं। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ होने वाली लगभग सभी अभिक्रियाएं एक ही तरह की होती हैं। यहाँ पर देखिए, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को इस तरफ लिख दिया है, CO2 को इस तरफ लिख दिया है, वरना हमारे लिखने का तरीका अब तक क्या होता आ रहा है कि अभिकारक को हम बाईं तरफ लिखते हैं और अभिकर्मक को दाईं तरफ लिखते हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन किस तरफ लिखा हुआ है। अभिक्रिया का जो तरीका है वो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड का CO समूह अभिक्रिया में भाग लेता है और जैसे ये अभिकर्मक CO2 के पास आया तो इसमें इलेक्ट्रोमरी प्रभाव उत्पन्न हुआ, यानी कि CO समूह के पाई बंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे गए, ऑक्सीजन पे ऋण आवेश आया, कार्बन पे धन आवेश आया। और ये अभिकर्मक किस तरह से टूटता है, कार्बन और Mg के बीच में ये बंध है, ये टूटता है और ये बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन किस पे चले जाते हैं, कार्बन पे चले जाते हैं, यानी कि ये CH3 माइनस में टूटता है और MgBr प्लस में टूटता है। अब आप समझ गए होंगे कि इस कार्बन से कौन आकर जुड़ेगा, ये CH3, कार्बन से CO2 के कार्बन से CH3 आकर जुड़ा ये, और इस ऑक्सीजन से कौन जुड़ेगा, MgBr आकर जुड़ा। तो ये एक योगोत्पाद प्राप्त हुआ। इस योगोत्पाद का जल अपघटन जब हम करवाते हैं यहाँ से, तो देखिए ऑक्सीजन को हाइड्रोजन मिलेगा और Mg के साथ जुड़ेगा OH। तो ये गौर से देखिए, CH3 C डबल बॉन्ड O OH, यानी कि COH, CH3 COH कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण हो गया है। ये सह उत्पाद है MgBr OH। तो ये भी एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया, क्योंकि एक ही बार आई है ये इस पूरी यूनिट में और पूरे बुक में से। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की बहुत सी अभिक्रियाएं देखी हैं, लेकिन ये अभिक्रियाएं एक ही बार आई हैं। पांचवी अभिक्रिया है अम्ल व्युत्पन्नों के जल अपघटन से। देखिए एस्टर, ये भी कार्बोक्सिलिक अम्ल का ही व्युत्पन्न होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होते हैं, RC डबल बॉन्ड O OH, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है। अगर इस हाइड्रोजन की जगह इसको प्रतिस्थापित करके मैं कोई एल्किल समूह लगा दूं तो ये क्या बन जाएगा, एस्टर, यानी कि एस्टर भी कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या है, व्युत्पन्न है। यदि मैं इस कार्बोक्सिलिक अम्ल के OH की जगह Cl लगा दूं तो वो क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड O Cl, यानी कि एसिड हैलाइड बन गया, एसिड क्लोराइड बन गया। ये भी क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का व्युत्पन्न है। यदि मैं इस हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके ऐसा ही एक समूह इसके साथ जोड़ दूं, इस तरह का RCO एसिटिल या एसिल समूह जोड़ दूं, H को प्रतिस्थापित करके क्या जोड़ दूं, RCO, इसे बोलते हैं एसिल समूह। तो एसिल समूह इसकी जगह जोड़ा, यानी कि इस
कार्बन को इस ऑक्सीजन के साथ जोड़ दिया तो ये क्या बना, एनहाइड्राइड बना। तो एनहाइड्राइड भी क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का व्युत्पन्न है। और एक व्युत्पन्न और बनाते हैं, यदि मैं इसके OH को किससे प्रतिस्थापित कर दूं, NH2 से, तो ये क्या हो जाएगा, RCO NH2, यानी कि एमाइड बन गया। ये एमाइड है, ये एसिड क्लोराइड है, ये एस्टर है, ये एनहाइड्राइड है। ये सभी क्या होते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्लों के व्युत्पन्न होते हैं। और इन सभी कार्बोक्सिलिक अम्लों के व्युत्पन्नों का जल अपघटन जब हम करते हैं तो हमें वापस से कौन प्राप्त हो जाते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल ही प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है। और कौन से बंध का जल अपघटन होगा, जिस बंध को बनाकर ये व्युत्पन्न बने थे कार्बोक्सिलिक अम्ल का, यानी कि इसमें ये बंध बना था, इस बंध को बनाकर ये इसके व्युत्पन्न बने थे, तो इस बंध का जल अपघटन होगा, इसमें इस बंध का जल अपघटन होगा, इसमें इस बंध का जल अपघटन होगा, या फिर इस बंध को बनाया था तो इस बंध का जल अपघटन होगा, और इसमें इस बंध का जल अपघटन होगा। तो वही अभिक्रियाएं देख रहे हैं। तो देखिए, पहले लेते हैं एस्टर का जल अपघटन। एस्टर का तनु खनिज अम्ल द्वारा जल अपघटन करने पर एल्केनोइक अम्ल बनते हैं। तो एस्टर का जल अपघटन जब हम करेंगे तो इस बंध का जल अपघटन करो तो H इसको मिलेगा, OH इसको मिलेगा। देखिए, एस्टर के निर्माण में हमने यही देखा था कि कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल आपस में क्रिया करके एस्टर का निर्माण करते हैं। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का OH और अम्ल एल्कोहल का H वहाँ से निकलता है H2O अणु के रूप में। तो जैसे निकला था वैसे ही हमने इसको दिया है। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला समूह था तो इसको OH दिया क्योंकि OH निकला था, और ये एल्कोहल वाला समूह था तो इससे H निकला था तो इसको H दे दिया वापस। तो ये बन गया CH3COOH और ये बन गया C2H5OH। कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण हो गया। ये अम्ल का दूसरा व्युत्पन्न है एथेनॉइल क्लोराइड। इसमें इस बंध का जल अपघटन करवा दो, क्लोरीन की विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है तो जल का H इसके पास जाएगा और OH जाएगा इसके पास। तो ये क्या बन गया, CH3COOH और ये बन गया HCl। एनहाइड्राइड में इस बंध का जल अपघटन करवाओ तो देखिए, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता कार्बन से ज़्यादा होती है, इसलिए जल का H+ जाएगा ऑक्सीजन के पास और OH जाएगा इसके पास। तो ये क्या बना, CH3C OOH यानी कि COOH। और इधर भी एक अणु इसी का बनता है CH3COOH, यानी कि एक जैसे ही दो अणु बन जाते हैं एसिटिक अम्ल के जब एथेनोइक एनहाइड्राइड का जल अपघटन करवाते हैं। और ऐसा ही एक उदाहरण है एमाइड का। इसमें इस बंध का जल अपघटन करवाएंगे तो समझ जाना कि नाइट्रोजन के पास जाएगा जल का H और इसके पास जाएगा OH। तो ये बन गया CH3COOH और ये बन गया NH3। तो जल अपघटन किस तरह से करवाना है, कौन से बंध का करवाना है, मैंने आपको बताया। बड़े ही आसान है, बस कार्बोक्सिलिक अम्ल के व्युत्पन्न आपको पता होने चाहिए। तो ये थे कार्बोक्सिलिक अम्ल के निर्माण की विधियाँ। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे भौतिक गुण।